नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 8 से रिलेटेड जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम पढ़ेंगे। अब अभी तक इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उसमें हमें कार्बन प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट और एटम ऑफ ए कार्बन एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड जो है उनकी स्टडी जो है वो कर चुके हैं। उनका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है, उनका नॉर्मल केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, वो सारा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे जो है एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या एलोट्रोपी, उसकी यदि हम बात करें तो उसमें देखिए पहले सीधा सा ये कि एलोट्रोप जो है वो कहेंगे किसे। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है उसकी यदि एक से ज्यादा फॉर्म यदि शो हो, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स करेंगे। यानी उन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप से कहते हैं। तो मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप ऑफ दिस एलिमेंट दैट आर डिफरेंट या डिफर इन ए प्रॉपर्टीज। जैसे एलोट्रोप ऑफ ए कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो ये एलोट्रोप जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। एक चीज और ध्यान में रख ले, कई बार ये भी पूछ रहा जाता है व्हाट इज एलोट्रोपी, तो उसमें भी सीधा सही हो जाएगा मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अब एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड द सेकंड वन आर ए नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। फर्स्ट वन कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, इनकी बात करें तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स जो है वो क्या होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन एलोट्रोप जो है उनमें केवल एक ही एलिमेंट के एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि बॉन्ड एंगल एक सर्टेन ज्योमेट्री में सर्टेन बॉन्ड एंगल से, जिनकी लेंथ, जिनका बॉन्ड एंगल जो है वो सर्टेन हो, निश्चित हो, तो वह है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। तो सीधा सा ये कह सकते हैं व्हेन कार्बन एटम्स फॉर्म ए सर्टेन ज्योमेट्री या शो एन सर्टेन ज्योमेट्री, तो वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। और व्हेन नॉट हैज नॉट या डज नॉट फॉर्म सर्टेन ज्योमेट्री, तो वह है नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जो है वो तीन टाइप के हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इनकी डिटेल्स स्टडी जो है वो अभी हम पढ़ेंगे, खास तौर से कंपैरिजन बिटवीन एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट आर डायमंड एंड ए ग्रेफाइट। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के केवल एग्जांपल थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं है। कोयला है, कोक है, चारकोल है, गैसियस कार्बन है, ये सारे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जो है इनके बारे में। हाँ, तो बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स की। पहले डायमंड और एक ग्रेफाइट। इनकी स्ट्रक्चर में देखें, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमने बनाई है इसके क्रिस्टल के। कार्बन जो है ये इसका कार्बन का एक क्रिस्टल है। हालांकि हम डायमंड जो देखते हैं उस डायमंड में कई सारे क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक क्रिस्टल जो है वो ये है। इसमें एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। वन कार्बन एटम अटैच विद अदर 4 कार्बन एटम्स लाइक दिस। वन कार्बन एटम बॉन्ड कोवेलेंट makes covalent bond with this carbon, this one and that। तो इसे के बेसिस पर यदि हम देखें तो एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ गया। कार्बन की वैलेंसी जो है वो भी 4 होती है, तो यहाँ पर चारों की चारों वैलेंसी जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रही हैं या सेटिस्फाई हो रही हैं। अब दूसरी बात करें हम ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में ये फॉर्म जो है वो मिलती है, या ये कार्बन जो है वो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। इसमें एक कार्बन जो वो 3 कार्बन से जुड़ा है, मैक्सिमम 3 कार्बन से। ये कार्बन एटम है 1 2 3, ये कार्बन एटम इसकी बात करें 1 2 3, तो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। एक वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अब इसी कारण से इसमें यदि हम देखें तो ये
जो है वो अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री जो है वो शो करता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड इन विच 1.41 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम पिकोमीटर में इनको शो करें तो 154 पिकोमीटर 141 पिकोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम में हमने शो किया है इसको। ज्योमेट्री ये इसमें इंपॉर्टेंट होगा, ज्योमेट्री जो है वो इसकी होती है टेट्राहेड्रल। डायमंड, द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शो द ज्योमेट्री ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रोन ज्योमेट्री, जिसमें एक कार्बन 4 एटम से जुड़कर ये इस तरह के फॉर्म बनाता है। जबकि इसमें जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, हेक्सागोनल रिंग टाइप की। इसमें कार्बन एटम जो है वो आपस में अरेंज होते हैं हेक्सागोनल रिंग के रूप में, और ये हेक्सागोनल रिंग जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये 2D डायग्राम है, नॉर्मली देखें तो ये इस तरह से होगा, एक हेक्सागोन, दूसरा हेक्सागोन, थर्ड हेक्सागोन, फोर्थ हेक्सागोन आपस में इस तरह से जुड़े हैं। जैसे टाइल होती है फर्श के ऊपर, वहाँ पर हम हेक्सागोन टाइल जो है वो लगा देते हैं, उसके पास में टच करके दूसरी, टच करके तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से टाइल्स लगा दी। अब ये इस तरह से बना दी। इसके बाद में ये लेयर्स और बनाते हैं। अब इनमें लेयर जो है वो अरेंज होती हैं कैसे, वन अबोव अनदर, यानी एक के ऊपर एक। ये जो अरेंजमेंट है इनका इसी तरह से होगा जैसे हेक्सागोनल टाइल्स जो है उनकी एक लेयर जो है वो बना दी, जस्ट उसके ऊपर ही हम दूसरी लेयर जो है वो और बना दें, फिर एक तीसरी लेयर जो है वो और बना दें। जैसे यहाँ पर इसे नोटबुक में हम देख सकते हैं, ये मान लें ये हेक्सागोन यहाँ पर बना है, 1 2 3, इन तरह आप ऐसे आपस में इनको जोड़ दिया और फिर इनकी ये एक लेयर बन गई। इसी के ऊपर एक दूसरी लेयर जो है वो उसकी और लगा दी, एक लेयर और लगा दी, तो इस तरह से ये लेयर फॉर्म जो है वो इनके अंदर बन गई। इस तरह से ये लेयर्स बन गई और इसी कारण से इनके अंदर यदि हम देखें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी क्वालिटी जो है वो निकल कर आती है। इसमें क्या होता है, इनमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो शो करते हैं ये, और ये टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड आपस में उलझे हुए रहते हैं। क्रिस्टल इनके कैसे प्रेजेंट होंगे, जैसे ये एक क्रिस्टल है, इसी के पास में या इसी के साथ में जो है वो इसके दूसरा क्रिस्टल हो जाएगा, इस तरह से ये ज्योमेट्री शो करेगा। इन्हीं के बीच बीच में जो है वो और कार्बन क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट होंगे। इस कारण से इनका पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का पूरा एक नेटवर्क मिलता है और उसके कारण से ये सारे आपस में उलझे हुए होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए ये सब्सटेंस जो है वो भी कैसा होना चाहिए, वीक नेचर का होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, या फिर नॉर्मली हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है टिल डेट, अभी तक का यदि हम देखें तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी। उसका कारण क्या है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड के पूरे जाल बन जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपस में उलझे हुए होते हैं और वो नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जाल सा बना लेते हैं जो आपस में उलझे हुए होने के कारण से टूटते नहीं हैं। ये चीज ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कमजोर धागे हों, एक कमजोर धागा दूसरा कमजोर धागा अलग अलग हों तो उनके कारण से उनकी वीकनेस जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन उनको आपस में उलझा दें, एक दूसरे से वो गुंथ जाएं तो मजबूत रस्सी बन जाती है और वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये इसी तरह से बने होते हैं। तो द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए डायमंड सो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जबकि यहाँ पर इसमें देखें तो इसमें क्या होती है, लेयर्स फॉर्म जो हम वो पाए जाते हैं और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं, अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, स्लिप ओवर अदरेस्ट लेयर। तो ये एक दूसरे पर स्लिप करते हैं और इस कारण से ये स्लिपरी टाइप का होता है। जैसे ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स एक दूसरे पर स्लिप करेंगे, जब भी इन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो ये यूं इस तरह से स्लिप करती हैं। तो इस कारण से ये कैसा होता है, स्लिपरी और ए सॉफ्ट सब्सटेंस जो है वो होता है। इसके बाद में बात करें ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के बेसिस पर, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है या ये नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो होता है कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो वो होता है नॉन कंडक्टर। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखें, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चारों यहाँ पर यूज हो गए, हर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में।
इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस के कारण से ये कैसा होता है, नॉन कंडक्टर। जबकि हम ग्रेफाइट में आए तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, ये नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है, ये ग्रेफाइट की एक खासियत है। कारण क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो यूज हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा हुआ रह गया, इसका भी चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। ये दोनों जो हैं वो वीक डबल बॉन्ड बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में रहते हैं, और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से हम जोड़ते हैं तो ये कंडक्टर जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फ्लो यहाँ पर होने लगता है। इसके बाद में कलर वगैरह के बेसिस पर देखें तो ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, कलरलेस होता है और शाइनी होता है। शाइन जो है वो इसमें पाई जाती है, इसीलिए प्रीसियस ज्वेलरी, महंगे जो ज्वेलरी आइटम्स होते हैं उनको बनाने में ये काम में आता है। जबकि ये शाइनी ब्लैक कलर का होता है। ग्रेफाइट जो नॉर्मली HB पेंसिल आती है अपने, जिससे हम लिखते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर देखें तो जो लिखने वाला ब्लैक कलर का पार्ट है जिसमें थोड़ी शाइनिंग होती है वही ग्रेफाइट है, तो ये शाइनी ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद में इनके फंक्शन इनके इंपॉर्टेंस जो हैं उनकी हम बात करें तो डायमंड जो है, डायमंड के कई सारे इंपॉर्टेंस हैं, खास तौर से इस क्वालिटी के बेसिस पर। ये हार्डेस्ट सबस्टांस है, इसलिए नॉर्मली ग्लास कटिंग पेंसिल जो होती हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। कांच को काटने की जो पेंसिल आती हैं, कई बार देखा होगा कांच को काटते हुए घरों में खिड़की वगैरह में लगाते हैं, तो उनमें कांच को कैसे काटते हैं, कांच को रख दिया, फिर उसके बाद में जैसे काटना हो, जिस डिजाइन में काटना हो उस डिजाइन में एक पेंसिल से यूं धारी सी बनाते हैं, उसमें उस पेंसिल की जो नोक होती है, आगे का जो कोना होता है, टिप पार्ट होता है, वहां पर डायमंड लगा होता है, और वो डायमंड जो है वो हार्ड होने के कारण से कांच के अंदर तक बैठ जाता है, और फिर उसमें कांच को जैसे ही हम तोड़ते हैं तो उसके कारण से वो उसी पैटर्न में टूट जाता है। तो कांच को काटने में इसको काम में लिया जाता है। या फिर रॉक, स्टोन्स, पत्थर, दीवारें, इनको ड्रिलिंग करने के लिए जो मशीन आती हैं, या सुरंगें वगैरह पहाड़ों में बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन आती हैं, उनकी जो बिट होती है, उनका जो आगे का जो पार्ट होता है वो डायमंड कोटिंग का बना होता है, क्योंकि डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और हार्ड होने के कारण से वो घिसता नहीं है, जबकि नॉर्मल कोई भी मेटल वगैरह होगा वो घिस जाएगा। इसलिए ड्रिलिंग मशीन जो है उनकी टिप जो है वो हमेशा इसी से बनाते हैं। पुराने टाइम में कुछ म्यूजिक प्लेयर होते थे जिनको फोनोग्राम कहा जाता था, उनमें जो गोल रिकॉर्ड होते थे उनके ऊपर एक सुई है वो रखते थे, और वो फोनोग्राम घूमता था, जिसके कारण से आवाज़ या साउंड जो है वो क्रिएट होता रहता। उसमें जो सुई बनाते थे वो डायमंड के होते थे। इसके अलावा प्रीशियस ज्वेलरी वगैरह जो है वो बनाने के काम में आता है ये डायमंड। ग्रेफाइट की बात करें, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, तो एक तो HB पेंसिल में स्टूडेंट्स लाइफ में है, तो हम देखते हैं HB पेंसिल वगैरह काम में लेते हैं, उसमें ग्रेफाइट जो है वो काम में आता है। जहां बॉल पेन वगैरह काम में नहीं आते हैं वहां पर ये पेंसिल ही काम में आती है, खासतौर से एरोप्लेन वगैरह में, क्योंकि वहां पर स्याही निकलने लगती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होने के कारण से वहां पेंसिल ही काम में ले जाएगी। दूसरा, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, और कंडक्टर होने के कारण से इसका यूज जो है वो इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। सेल वगैरह जो होते हैं, ड्राई सेल, उनमें जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। ये स्लिपरी होता है नेचर में, और स्लिपरी होने के कारण से जहां पर ड्राई लुब्रिकेंट की जरूरत पड़े, मशीनों में कई बार ऑयल या ग्रीस वगैरह नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर गीली होने के कारण से मशीन काम की नहीं रहती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है एक लुब्रिकेंट के रूप में। जैसे कैरम बोर्ड में कैरम की जो गोटियां वगैरह जब ज़्यादा फ्रिक्शन शो करने लगते हैं तो वहाँ पर हम टेल्कम पाउडर डालते हैं ताकि गोटियां आसानी से चलने लगें। उसी तरह से इसका पाउडर जो है या ग्रेफाइट जो है वो भी लगाते हैं, एक लुब्रिकेंट के रूप में उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आयरन सबस्टांसेस जो होते हैं, लोहे के सबस्टांसेस जो होते हैं जिनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लग जाए, उनके आयरन की जो मूर्तियां वगैरह आते हैं उन पे, तो वहाँ पर ग्रेफाइट की कोटिंग लगा देते हैं जिससे वो घिसता नहीं है। जैसे पेंट करते हैं वैसे ही आयरन की पॉलिश जो है वो की जाती है रस्टिंग से बचाने के लिए। और इसके अलावा इसका यूज मॉडरेट के रूप में या मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर फर्नेसेज जो होती हैं, परमाणु भट्टियाँ जो होती हैं जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाएगा। तो नोट्स में आपको ये अवेलेबल है, PDF में करवा दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसके बाद में तीसरा जो इसका
क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है फुलरीन, उस पे हम आते हैं। तो तीसरा जो इसका एलोट्रोप है वो है फुलरीन। फुलरीन का जो एक क्रिस्टल होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल शो करता है, या कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको बनाता है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल की जैसी दिखती है। जैसे फुटबॉल में हम देखें तो अलग अलग यूनिट जो है उनको जोड़ जोड़ कर, टुकड़े जोड़ जोड़ कर पूरा एक स्फेरिकल फुटबॉल जो है वो बनाया होता है, वैसे ही इसमें भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये पेंटागोन, ये एक पेंटागोन बन गया, ये इसके बाहर हेक्सागोन जो है वो बन गई। इसी तरह से इनके फिर यहाँ पर पेंटागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन इस तरह से होते हैं और वो जुड़कर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका क्रिस्टल जो है वो फुटबॉल जैसा होता है। इसे फुलरीन कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल की जैसी तो दिखती है। उसके अलावा एक महान आर्किटेक्ट जो अमेरिका के रहे हैं बकमिस्टर फुलर, उनके द्वारा बनाए गए जो डोम होते थे वो डोम जो है उनके जैसा ये दिखता है, इसलिए फुलर के ऑनर में इसका नाम जो है वो फुलरीन रखा गया है। और इनमें फुलरीन में यदि देखा जाए तो C60 जो है वो सबसे स्टेबल, इसके भी अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, C60 सबसे स्टेबल फुलरीन होता है जिसमें कार्बन के 60 एटम जो है वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं और वो बकमिस्टर फुलर के द्वारा बनाए गए डोम के जैसा दिखता है, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहते हैं। बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, बकमिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है बकी से। और इसमें C60 जो है जो सबसे मोस्ट स्टेबल फुलरीन है, इसमें टोटल 32 पॉलीगॉन्स होते हैं। ये हेक्सागोन, ये हेक्सागोन, ये पेंटागोन, ये पेंटागोन, इस तरह से टोटल 32 पॉलीगॉन्स या बहुकोण इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 20 जो है 20 जो है वो है हेक्सागोन एंड 12 जो है वो क्या है पेंटागोन। तो C60 ये एक खासियत है इसके सबसे महत्वपूर्ण रूप से, उसको ध्यान में रखें। C60 इज मोस्ट स्टेबल फुलरीन दैट हैज टोटल 32 पॉलीगॉन्स इन विच 20 आर हेक्सागोन्स एंड 12 आर पेंटागोन्स। फिर इसके बाद में इसकी कंडक्टिविटी वगैरह की यदि हम बात करें तो देखें इसमें एक कार्बन जो है, ये भी एक कार्बन, इसमें 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो इसके बीच में रहना चाहिए, लेकिन इस तरह से इनकी ये जो सरफेस बनते हैं या पॉलीगॉन्स बनते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में, ये पॉलीगॉन आपस में मिलने के कारण से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन उस बॉल के अंदर बंद रहते हैं। अंदर बंद रहते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मली ये कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टर की तरह से काम करता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर इसके ये बॉन्ड वगैरह जो है वो टूट जाते हैं और ये बॉल जो है वो ब्रस्ट हो जाती है और इसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन तेजी से एक साथ फ्लो होते हैं, तब ये सुपर कंडक्टर का काम करता है। तो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है ये, और सुपर कंडक्टिविटी शो करने के कारण से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री लैब वगैरह में। जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बॉल लाइक है, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित टेक्निक है उसमें जो नैनो रोबोट वगैरह बनाए जाते हैं या नैनो मशीन्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें बेरिंग वगैरह के रूप में इस फुलरीन का यूज जो है वो किया जाता है। तो ये तीनों एलोट्रोप्स जो हैं इनके बारे में हमने स्टडी की। इसके बाद में कुछ यूजफुल सबस्टेंसेज जो हैं जो इनमें काम में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉर्मली काम में आते रहते हैं, उनके बारे में स्टडी हमें करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्टडी जो है वो आगे के इस पार्ट में हम करेंगे, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जो है उनके बारे में हम देखते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉर्मली इनको शॉर्ट में कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इनको फ्रियोन्स जो है वो भी कहा जाता है। ये कार्बन के ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो तो प्रेजेंट हों, यानी हाइड्रोकार्बन या एल्केन के ही डेरिवेटिव ये होते हैं। अब एल्केन के डेरिवेटिव हैं ये, जैसे CH4 एक एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पर इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जो हैं वो जुड़ जाएं, या फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह जो है वो इसके साथ में जुड़ गए, तो इसके कारण से 2 हाइड्रोजन हटे, एक हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, एक की जगह क्लोरीन जुड़ गया, या चारों हाइड्रोजन हट गए उसकी जगह पर 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन जुड़ गए, तो ये जो है वो फ्रियोन कहलाएंगे, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहलाएंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर दो सबस्टेंसेस इन विच कार्बन एटम
कार्बन एटम एसोसिएटेड विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स जो है वो कार्बन से जुड़कर क्या बनाते हैं, फ्रियोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद में इनकी मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर आए तो नॉर्मली इनको बनाया जाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है। इसके HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं और इसमें क्लोरीन जो है वो हट गया और CCl3F बन गया और उसके साथ में HCl का फॉर्मेशन हो गया और रिएक्शन करवाएंगे तो एक F और आ जाएगा, CCl2F2 बन जाएगा। इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन जो है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। मेन चीज़ जो इसमें आती है वो इनके यूजेज, क्या यूज में आते हैं। तो CFC जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का वर्तमान में बहुत बड़ा कारण है। उनके कारण से एनवायरमेंट का पोल्यूशन होता है। इनका यूज नॉर्मली किया जाता है AC और रेफ्रिजरेटर जो हैं उनके अंदर फ्रीजिंग डिवाइसेस में इनका यूज करते हैं। तो उनमें जो गैस होती है जो ठंडा कूलेंट का काम करती है वो फ्रियोन ही होते हैं। यानी एक तरह से इनका यूज हम देखें तो वो हो गया रेफ्रिजरेटर और AC में। तो AC और रेफ्रिजरेटर जो है उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्रियोन जो है इनका यूज एक ऐसे सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है जो नॉन रिएक्टिंग टाइप के होते हैं। दूसरी चीजें इनमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और ये रिएक्शन भी शो नहीं करते हैं, इसलिए नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट के रूप में इनको यूज में किया जाता है। इनमें नोमेनक्लेचर जो आता है फ्रियोन का वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान में रखोगे। उसके बेसिस पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मली जब भी हम एक मोलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो अपने पास में लिखा हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल से देखें तो ये क्लियर होगा, CF2Cl2 जब इसका नाम लिखा जाता है नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम यूं लिखेंगे फ्रियोन और उसके बाद में 3 नंबर जो है वो लिखे जाते हैं X, Y और Z। यहाँ पर X जो है वो क्या होगा, हेयर X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए कार्बन। X जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कार्बन -1। Y is equal to number of hydrogen +1 and Z is equal to फ्लोरीन। फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड हैं वो Z से हमें रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। अब इस बेसिस पर यहाँ पर देखें तो एक एग्जांपल से देखें, जैसे ये है CF2Cl2, इसका हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले फ्रियोन जो है वो तो लिख ही दो। अब हमें 3 नंबर लिखने हैं, पहले X फिर Y फिर Z। X मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। कार्बन एटम इसमें कितना है, 1। 1 में से -1 करो क्या आएगा, 0। अब इसमें देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 भी नहीं है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए 0। तो Y यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0 + 1 यानी 1। अगले धन कार्बन जितना भी उसमें से 1 घटा के लिख दें, हाइड्रोजन जितने भी उसमें 1 जोड़ के लिख दें और फ्लोरीन जितने हैं उतने लिख दें Z के रूप में। तो यहाँ पर फ्लोरीन 2 हैं तो 2 लिख दिया। क्लोरीन को यहाँ पर शो नहीं करते हैं इनके नोमेनक्लेचर में, हालांकि क्लोरीन होता जरूर है CFC में लेकिन क्लोरीन को शो नहीं करेंगे। तो CF2Cl2 इसका जो नाम होता है वो होता है फ्रियोने 012, फ्रियोन 12। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है फ्रियोन 12, लेकिन ये एक्चुअल में सही यूं लिखना है, बुक में आपको यूं लिखा हुआ मिलेगा, आप ऐसे लिखोगे। इसी तरह से एक और देखें C2F4Cl2, मान लें ये दिया हुआ हो, ठीक है, इसका हमें नाम लिखना है तो इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, पहले तो लिख दें फ्रियोन, फ्रियोन और आगे XYZ। X मीन C-1, कार्बन 2 हैं, 2 में से 1 गया 1। हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पर जो है 0 है तो 0 का मतलब यहाँ पर लिख दिया 0 + 1 यानी 1। और फिर उसके बाद में फ्लोरीन इसमें कितने हैं, 4। फ्रियोन 114 इज CF2Cl2, C2F4Cl2 ये होता है। एक और एग्जांपल कोई सा भी जो है वो हम ले सकते हैं, जैसे C2F3Cl3 लिखें, इसका नाम पहले लिखें फ्रियोन और अब आगे 3 नंबर लिखने हैं, 1 2 3। कार्बन 2 हैं, 2 में से 1 गया 1।
हाइड्रोजन है 0 है, 0 में 1 जोड़ दिया 1, फ्लोरीन 3 है 3, फ्रियोन 113 इज C2F3Cl3, ये होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर ये दी, नॉर्मली तो ये आता है फार्मूला दिया हुआ मिलता है उसका नाम लिखना होता है, तो इस बेसिस पर बस सीधा सा ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसको आप ध्यान में रख लेना। नॉर्मल सा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद हो जाए। फ्रियोन लिख दें, फिर XYZ 3 संख्याएं लिखनी है, XYZ नहीं लिखना है, ये संख्याएं यूं लिखनी है, नंबर लिखने हैं। अब X का मतलब पहली संख्या जो लिखी जाएगी वो होगी जितने भी कार्बन है उसमें से 1 घटाकर, दूसरी संख्या जो है वो लिखा जाएगी जितना भी हाइड्रोजन है 0 है तो उसमें 1 जोड़ दें, 2 है तो उसमें 1 जोड़ दें, जितना भी है उसमें 1 जोड़ दें, और Z यानी नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, जितने भी फ्लोरीन एटम है उनको जोड़ दें। अब ये तो हो गया इस तरह से कि इसमें मॉलिक्यूल जो हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बेसिस पर उसका नाम जो है वो कैसे लिखा जाए। अब हम दूसरे तरीके से इसमें हम देखते हैं, यदि नाम लिखा हुआ है तो उसके बेसिस पर फार्मूला जो है वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये दिया हो C2CF3Cl, इसका हमें नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज ये मानकर चलें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं किसके, एल्केन के, इस चीज को ध्यान में रखें। अब एक कार्बन वाला जो एल्केन होता है वो होता है CH4, ठीक है, यूं मानकर चलें एक कार्बन है और बाकी इसकी वैलेंसी जो है वो कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। ठीक है, इनमें से हाइड्रोजन जो है वो हटते हैं और उनकी जगह पर ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो हम वो जुड़ते हैं। अब इस बेसिस पर देखें तो इस बेसिस पर इसका जैसे हमें नाम लिखना है तो ये फार्मूला जो है वो दिया हुआ नहीं है, हमें दिया हुआ है एक कंपाउंड है, यूं लिखा हुआ हो फ्रियोन 013, फ्रियोन 13, इसकी स्ट्रक्चर लिखिए या इसका फार्मूला लिखिए। तो आप मानकर चलो कि इसमें सबसे पहली चीज ये देखो क्या लिखा है, ये है X, ये है Y और ये है Z। अब इस बेसिस पर ही देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ C इसका पता लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वो पता लग जाएगा, और फ्लोरीन है वो कितने हैं ये पता चला। फ्लोरीन बराबर Z तो Z बराबर फ्लोरीन, एक ही बात है। इसी तरह से X = C-1, सो C = X+1, Z Y = H+1, सो H = Y-1। ये तो सीधा सा होगा, आप गणित वगैरह में करते हो, इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या लिखी है 0 लिखी है, इसका मतलब कार्बन इससे 1 ज्यादा होगा, जितना भी है तो कार्बन क्या होगा, जो भी संख्या लिखी है उससे 1 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये संख्या 0 लिखी है, इसका मतलब कार्बन इसमें 1 है, तो कार्बन हो गया 1। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन क्या हो गए, जो भी Y लिखा है, जो भी संख्या दूसरी संख्या लिखी है ना उससे 1 कम होगा, Y-1, तो ये लिखा है 1, 1 में से 1 गया 0, हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है। और फ्लोरीन कितने हैं इसमें, जितने भी Z के रूप में लिखे हुए हैं यानी 2, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3, ये हो गया, ये है फ्लोरीन। अब देखें एक कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4, इनको हटाकर फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, उनकी जगह पर क्या आ गया, फ्लोरीन आ गए, तो 3 हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह पर तो आ गए 3 फ्लोरीन। अब एक हाइड्रोजन जो हटा है उसकी जगह पर आएगा क्लोरीन। आया ध्यान में, टोटल 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे यदि एक कार्बन है तो, लेकिन हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, इसका मतलब उनकी जगह पर तो केवल क्लोरीन और फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन यदि 3 है तो चौथा जो है वो क्या है, क्लोरीन है। एक और एग्जांपल देखें, C2F3Cl3, ये एल्केन का डेरिवेटिव है, और एल्केन का डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो कार्बन होंगे 2, हाइड्रोजन जो है वो दुगुने से 2 ज्यादा यानी टोटल होंगे 6। ये नॉर्मल फार्मूला है एथेन का। अब इसका डेरिवेटिव ये बना है, अब यहाँ पर ये तो फार्मूला है उसके बेसिस पर लिख दिया हमने, नाम दिया हुआ अपने पास में फ्रियोन 113, ठीक है। पहले देखें कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन है जो भी पहली संख्या उससे 1 ज्यादा, 1 लिखा है, इसका मतलब 1+1 यानी 2। हाइड्रोजन देखें कितने हैं, पहली दूसरी संख्या जो भी है उसमें से 1 कम, Y-1,
यानी 1 - 1 0। फ्लोरीन कितने हैं? इक्वल टू थर्ड नंबर यानी Z यानी 3। अब ये 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड हो उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6। इन 6 को हटाकर, अब इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसका मतलब इन 6 की जगह पर कौन आया है? फ्लोरीन और क्लोरीन आए हैं। 3 जगह जो है वो तो आ गए, कौन है? फ्लोरीन। तो 3 बची हुई जगह पर कौन आएंगे? क्लोरीन। इसलिए ये हो जाएगा C2F3Cl3। एल्केन का डेरिवेटिव मानकर वैसे करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो इसको फिर से पूछ लेना। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो इनमें जो फॉर्मूला दिया हुआ हो उसके बेसिस पर इसका नाम पूछते हैं। ये दे दिया, ये पूछ लिया, ये एकदम सीधा सा है, X, Y और Z, इस तरह से इनका नाम ये लिखते हैं। तो ये फ्रियोन जो है उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो हमने पढ़ी। इसके बाद में 2 छोटे छोटे टॉपिक इसमें और है, एक CNG और एक जो है वो है पॉलीमर्स। उनके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।